मेरे प्यारे कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। हम पूरी तरह से आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और इसी प्रसन्नता के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको निश्चित ऑनलाइन क्लास पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज बृहस्पतिवार है और आप लोगों का जो टर्म है वह क्या है? वह व्याकरण है। तो आज हम लोग व्याकरण का जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वह चैप्टर है पद परिचय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि पद परिचय क्या होता है। तो आप लोगों को पहले हम अब पद परिचय का मतलब पद का परिचय। अब पद का परिचय तो तब हम कर सकते हैं जब हम पद को जाने कि ये पद क्या होता है। ये पद क्या होता है? तो मैंने इसके पहले भी कभी चर्चा किया होगा कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। क्यों? अब कोई भी शब्द जब स्वतंत्र रूप से होता है तो वह शब्द कहलाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, ये ऐसे लिखा जाए तो शब्द है। लेकिन जब वही किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, जैसे राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ राम भी क्या हो गया? पद हो गया। विद्यालय भी पद हो गया। जाता है यह भी पद हो गया। तो मैंने बहुत पहले एक बार आपको समझाया था कि जब वाक्य में कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसके तमाम पद का मतलब जानते ही हैं। जैसे हमारे घरों में लोगों के संबंधों में पद होता है। कोई चाचा होता है, कोई बाबा होता है, कोई दादी होती है, कोई नानी होती है, कोई भैया होता है, कोई बहन होती है। ये सब पद है। कहते हैं पद बड़ा है, कद नहीं बड़ा है। तो कहते हैं आप वो कौन लगते हैं? पद में आपके क्या लगते हैं? तो हम कहते हैं वो हमारे चाचा लगते हैं। लेकिन वही चीज यहाँ पर भी पद में होता है। जब कोई शब्द पद में वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसका पद बढ़ जाता है और उसका पद बहुत सारे पद हो जाते हैं। जैसे एक बार मैंने उदाहरण देते हुए कहा था कि जब कोई कन्या की शादी हो जाती है तो शादी होते ही वो विवाह के बंधन में बंधते ही उसके तमाम सारे पद निकल आते हैं। जैसे वह किसी की पत्नी हो जाती है, किसी की भाभी हो जाती है, किसी की चाची हो जाती है, किसी की ननद हो जाती है। तो ये सारे पद उसके बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब वाक्य के बंधन में कोई शब्द बंध जाता है तो उसका भी पद बढ़ जाता है। वह किसी का कर्ता होता है तो किसी का कर्म होता है, तो किसी की क्रिया होती है तो वह विशेषण होता है, तो क्रिया विशेषण होता है। कहीं समुच्चय बोधक होता है, कहीं संबंध बोधक होता है, तो कहीं विस्मयादि बोधक होता है। तो हम पहले
शब्द भेद पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? शब्द भेद। मेरे प्यारे बच्चों, ये शब्द भेद क्या होता है? शब्द भेद क्या होता है? तो शब्द भेद ये क्या होता है? ऐसे हम पूछेंगे, हिंदी में पूछेंगे तो आप लोग शायद इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में जब इस बात को हम पूछेंगे तो संभवतः आप इसका उत्तर इसलिए नहीं दे पाएंगे कि आपने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन जब इसी को हम अंग्रेजी में पूछेंगे तो आप लोग सारे लोग उत्तर दे देंगे। अंग्रेजी में जब हम पूछेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो आप लोग बहुत आराम से उत्तर दे लेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, हिंदी में वही शब्द भेद होते हैं। और पद परिचय देने के लिए हमें इन शब्द भेदों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो शब्द भेद यानी शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो ये 8 होते हैं। 8 भेद होते हैं। अब ये 8 भेद कौन है? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 विशेषण, नंबर 5 क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, छठा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, सातवां संबंध बोधक, संबंध बोधक, और आठवां होता है विस्मयादि बोधक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से शब्दों के कितने भेद हो गए? शब्दों के 8 भेद हो गए। अब इन्हीं भेदों के आधार पर हम पद का परिचय देंगे। कोई भी पद इन्हीं 8 भेदों के अंतर्गत होता है। या तो वह पद संज्ञा होता है, या तो वह पद सर्वनाम होता है, या तो वह क्रिया होता है, या विशेषण होता है, या तो क्रिया विशेषण होता है, या तो समुच्चय बोधक होता है, या तो संबंध बोधक होता है, या तो विस्मयादि बोधक होता है। तो जो भी शब्द या पद होते हैं वह इन्हीं 8 भेदों में होते हैं। तो पहले तो हमें पहचानना होता है कि कोई पद अगर आ रहा है, कोई शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त है, तो वह संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, या विस्मयाद बोधक है। तो पहले तो हम यह पहचान करेंगे, और इसके पहचान के लिए हम लोगों ने संज्ञा भी पढ़ा है, सर्वनाम भी पढ़ा है, क्रिया भी पढ़ी है, विशेषण भी पढ़ा है। ऐसी तरह से क्रिया विशेषण भी हमने पढ़ा है। अभी हम लिखवा रहे थे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में अंतर, ये सब लिखाए पढ़ाए गए हैं। तो कहीं न कहीं कक्षा 8 तक पहुंचने से पहले हम लोगों ने इन सारे भेदों को पढ़ लिया है। संज्ञा भी पढ़ लिया है, सर्वनाम भी पढ़ लिया, क्रिया भी पढ़ लिया, विशेषण भी पढ़ लिया है।
क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया, समुच्चय बोधक पढ़ लिया, संबंध बोधक पढ़ लिया, विस्मयादि बोधक पढ़ लिया है। तो पद प्रत्यय देते समय हमको सबसे पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह शब्द जो हमें पद परिचय देना है वह किस भेद के अंतर्गत है। अगर हमें पता चल जाता है कि यह पद किस भेद के अंतर्गत है तो उस भेद में क्या हमें बताना होता है, इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर तो पद परिचय में ध्यान देने योग्य बातें पद परिचय में ध्यान देने योग्य बातें। अब यह ध्यान अगर मान लीजिए कोई भी पद परिचय क्या है वह संज्ञा के अंतर्गत आता है, संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो पहले हम क्या बताएंगे, संज्ञा के भेद बताएंगे। संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ज्ञातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम भेद बताएंगे कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ज्ञातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि अगर संज्ञा है तो हमें 5 चीजें बतानी पड़ती हैं। पहले तो संज्ञा का भेद बताना पड़ता है, फिर उसका लिंग बताना पड़ता है कि लिंग स्त्रीलिंग है, वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर हमें वचन बताना होता है कि वह एक वचन है या द्विवचन है। फिर हमको कारक बताना होता है। अब कारक का मतलब वह कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, क्या कारक है। फिर उसका क्रिया के साथ संबंध बताना होता है, क्रिया के साथ संबंध। तो ये देखिए, क्रिया के साथ संबंध आपने देखा। नंबर 1 भेद बताए, दूसरा लिंग बताया, तीसरा वचन बताया, चौथा कारक बताए और एक 5वां क्या हो गया, एक क्रिया के साथ संबंध। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि संज्ञा अगर शब्द है तो संज्ञा में हमें 5 भेद बताने होते हैं, 5 चीजें बतानी होती हैं। कौन कौन सी चीजें बतानी होती हैं? एक तो पहला भेद बताना होता है, फिर लिंग बताना होता है, फिर वचन बताना होता है, कारक बताना होता है, उसके बाद क्रिया से उसका संबंध बताना होता है। तो ये हो गया संज्ञा। अगर वह संज्ञा है तो 5 चीज बताएंगे। सर्वनाम, अगर वह सर्वनाम है तो हम 6 चीज बताएंगे। सर्वनाम में एक 6 चीज क्या हो जाती है? सर्वनाम वैसे सर्वनाम में भी 5 ही चलती है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द होते हैं। तो जब संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द ही हैं सर्वनाम, तो इनके भी भेद संज्ञा के ही बराबर होते हैं।
तो पहले तो इसका भेद बताएंगे। आप लोग जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद हम बताएंगे, फिर लिंग बताएंगे, फिर इसमें भी वचन बताएंगे, फिर इसमें भी कारक बताएंगे, फिर वही क्रिया के साथ संबंध बताएंगे। और अगर एक के और भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुरुष बताना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन भेद हो जाते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद आता है शब्द क्रिया। ये जो क्रिया है इसमें हमें सबसे अधिक चीजें बतानी पड़ती हैं, खास करके भेद बताना होता है। अब क्रिया में बहुत सारे भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये तो मेन 2 भेद होते हैं। फिर उसके बाद तमाम भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया, समापिका क्रिया। इतने सारे भेद होते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मेन रूप से 2 प्रकार के ही भेद माने हम लोग बताते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर क्रिया है तो इसमें धातु होगी। धातु का मतलब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु बताने के लिए अगर क्रिया में